नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। तो चलिए आज के 20 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, शुरुआत करने से पहले जैसा कि हम रोजाना सुविचार बताते हैं, तो आज का सुविचार आपके सामने ये रहा। हमेशा याद रखिए कि सफलता के लिए किया गया आपका संकल्प किसी भी और संकल्प से ज्यादा महत्व रखता है। अब्राहम लिंकन की ये लिखी गई लाइन है। इस लाइन को अगर आप इंग्लिश में जाने तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि ऑलवेज वियर इन माइंड दैट यू आर ऑन रेजोल्यूशन टू सक्सीड इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर्स। कुल मिलाकर ये बताया गया कि अगर आपने सफल होने का एक संकल्प लिया है, और भी बहुत सारे काम होंगे क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारे कार्य होते हैं। उन कार्यों में से आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा कार्य होगा, ये आपको डिसाइड करना है। और ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि जिस कार्य के करने से आपको सफलता मिल सकती है, उसी कार्य को सबसे पहले आपको निर्धारित करना पड़ेगा। जैसे लेट्स एग्जांपल आप ले सकते हैं कि आप अगर कहीं प्रिपरेशन कर रहे हो किसी एग्जाम्स की, और आज से 4 दिन बाद आपका पेपर है, और उसके पहले ही आपके घर में शादी भी है जो आपके ब्रदर या सिस्टर की हो सकती है, और उसमें भी आपका टाइम काफी ज्यादा इंगेज रह सकता है। तो ऐसे में आपको डिसाइड करना है कि क्या आपको शादी अटेंड करनी है या फिर आपको अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। डेफिनेटली अगर आप ऐसे मुकाम पे पहुंचते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जिस कार्य के करने से आपका सफलता मिल सकती है, आप सक्सीड हो सकते हो, उस कार्य को, उस संकल्प को पहले ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, तभी जाकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का दिन आपके लिए इतना मोटिवेशन होगा कि आप जरूर ही अपने कार्यों को, प्रथम कार्यों को उन लिस्ट में रखोगे जो आपको सक्सेसफुल बनाती हैं। चलिए आज की शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि आप मुझे फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, साथ में मुझे ट्विटर और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं आपको अपनी वीडियो की पीडीएफ और लिंक दोनों ही प्रोवाइड करा देता हूं। चलिए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस संगठन ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड लैंड एंड वाटर रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर यानी कि सोलॉ 21 का रिपोर्ट जारी किया है? तो आपको पता है कि इसका आंसर होगा FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। देखिए, यह रिपोर्ट जो है वो 8 से 9 दिसंबर 2021 के बीच जारी की गई, और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भूमि और जल दिवस की मेजबानी के टाइम पर ही इस रिपोर्ट को जारी किया गया, जिसका थीम था सिस्टम एंड ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए तो दुनिया भर के जो भी लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज हैं, उनको किस तरीके से एग्रीकल्चर और फूड के लिए यूज किया जा सकता है, उसके ऊपर इनकी एक एनालिसिस थी और एक रिपोर्ट थी जो इन्होंने जारी की। आपको बता दूं कि हाल ही में FAO के द्वारा एक और रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसे स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड के नाम से जाना गया था। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये जो रिपोर्ट थी वो पहले ही आ चुकी थी जुलाई में, बट इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने इसे आपको सामने रखा है। देखिए, इसके जो मुख्य बिंदु है, आपको पता होना चाहिए कि 63 कंट्रीज, देशों में इस रिपोर्ट को मतलब एनालिसिस किया गया, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने देखा कि ऐसे 5 अरब की आबादी है दुनिया भर में, जहां पर आय में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला है। इसके कुछ प्रमुख निष्कर्ष हैं, जिसमें आपको जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि किस तरीके से कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में लोगों को अपनी जरूरत की चीजों को जुटाने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आपको बता दूं कि इस अध्ययन के अनुसार आय में कमी देखी गई है, जिसका कारण स्वस्थ भोजन की समर्थता में कमी आई है। कोविड-19 महामारी के कारण 141 मिलियन लोगों के आय में काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला है, और खाद्य की कीमतों में वृद्धि होने के कारण ऐसे लोगों को अपने आहार के खर्च उठाने में भी असमर्थ रहे हैं। जैसे ही 2020 समाप्त हुआ, वैश्विक उपभोक्ताओं की खाद्य की कीमतों में 6 वर्षों में सबसे अधिक
यहाँ पर उछाल देखने को मिला और इस तरीके से 2021 के पहले 4 महीनों में काफी ज्यादा भी बढ़त देखने को मिली। इस तरीके से दुनिया भर में ऐसे 2.37 बिलियन लोग थे जिनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल सका। इस आंकड़े के अनुसार 2019 में से जितने लोग भूखे थे उससे कहीं न कहीं 320 मिलियन ज्यादा लोग 2020 में भूखे रहे थे। ऐसे में दुनिया के सामने ये भयावह स्थिति आ गई है कि किस तरीके से जो दुनिया का मिशन था कि 2030 तक दुनिया भर में से भूख को खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो भूखे सोता होगा। जो ये हमारा मिशन था 2030 का, अब ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि 2020 में भूखों का जो स्तर है वो बढ़ चुका है। ज्यादातर लोग गरीब हो गए हैं। ऐसे में दुनिया भर में गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है और लोगों की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब हुई है। तो ये जो रिपोर्ट थी वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, काफी ज्यादा चिंताजनक थी, है ना। तो इस चीजों को आपको पढ़ना चाहिए और एग्जाम में कई बार ऐसे प्रश्न आते भी हैं। चलिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम जानते हैं। देखिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूनाइटेड नेशन का ही एक पार्ट है और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी। ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है क्यूबेक सिटी कनाडा में है। रोम इटली सॉरी रोम रोम जो कि इटली का एक सिटी है, वहां पर इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इससे पूछा गया किस संस्थान ने ट्रैकिंग यूनिवर्सल कवरेज 2021 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की है। तो देखिए, WHO ने ये रिपोर्ट जारी की। देखो, रिपोर्ट से संबंधित मैंने यहाँ पे क्वेश्चन डाले हुए हैं क्योंकि कई बार या कि बहुत बार परीक्षाओं में जो भी ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट्स पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो देखिए, WHO ने ये रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट को उसने सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के उपलक्ष्य पर इसको जारी किया गया, जो कि ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल प्रोडक्शन इन हेल्थ 2021 था। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि कोविड-19 महामारी के वैश्विक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में हम 2 दशकों की वैश्विक प्रगति पर रोक लग सकती है। ठीक है। यानी कि हम लगभग 20 साल पीछे जा सकते हैं, ऐसा उम्मीद बताया गया है WHO के द्वारा। हमारी स्वास्थ्य सेवाएं इतनी ज्यादा खराब हो सकती हैं। तो चलिए, WHO के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं, इसका संक्षिप्त नाम WHO होता है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यहाँ पे बताया गया है। बात करें इसके प्रकार की तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है, ये अभी सक्रिय है, कार्यरत है। दुनिया भर में जो भी डिजीज होते हैं, जैसे कि अगर कोविड-19 की बात करें, ओमिक्रॉन की बात करें, तो इन सभी का नामकरण करने का काम भी WHO ही करता है। दुनिया भर में जो भी डिजीज या पेंडेमिक है, एपिडेमिक है, इन सब के लिए जो गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाती है वो WHO के द्वारा की जाती है। अभी के टाइम पे जो वैक्सीन चलाए गए हैं, उन वैक्सीन को वैलिडेट करने का काम भी WHO ही करता है। मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रमुख जो है वो टेड्रोस एडोनम है। भारत की उप महानिदेशक हैं सौम्या स्वामीनाथन और इंग्लैंड के हैं जेन एलिसन, जो कि यहाँ के उप महानिदेशक हैं। ठीक है। तो इनके नाम जरूर आप याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये जरूर बहुत ही जरूरी है। ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसे हम BOB कहते हैं, इसको द्वारा लॉन्च किया गया BOB वर्ल्ड वेव, ये क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए, ये एक पहनने योग्य डिवाइस है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या है ये? BOB वर्ल्ड वेव जो है वो एक पहनने योग्य डिवाइस है और ये एक डिजिटल बैंकिंग भुगतान के लिए बनाई गई डिवाइस है जो अपने ग्राहकों के द्वारा यूज किया जाएगा। इसमें SP02 जैसा उपकरण लगा है और इसके तहत वो तापमान, हृदय की गति और रक्तचाप की निगरानी करने की अनुमति देगा और इसका यूज करके जो भी भागीदार होंगे वो पैसे का भुगतान और लेन देन कर सकते हैं। आइए इसके बारे में कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में जानते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि SP02 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके शरीर के तापमान, हृदय गति और रक्तचाप की निगरानी तो करने की अनुमति देगा,
साथ में ही यह एक व्यक्तिगत स्वास्थ्य कोच, डॉक्टर, टेलीकंसल्टेंट्स, इंटरैक्टिव वीडियो की कोचिंग के साथ 3 महीने का एक विशेष मुफ्त वेलनेस पैकेज भी प्रदान करेगा। आपको बता दूं कि यह डिवाइस सभी एनएफसी सक्षम पीएमओस के उपकरण में 5,000 रुपए तक के संपर्क रहित भुगतान प्रदान कर सकता है। ये इसकी खासियत है। 5,000 रुपए तक का ये आपको भुगतान कर सकता है। इससे ग्राहकों को आसानी से ई कॉमर्स लेन देन करने में सक्षम बनाने के लिए बैंक की डमी प्लास्टिक कार्ड का भी इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो काफी ही ज्यादा डिजिटल इनिशिएटिव है वर्ल्ड बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं बैंक ऑफ बड़ौदा संबंधित। जैसे कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात में है। इसके जो अध्यक्ष है उनका नाम हसमुख आधिया है और इसके जो एमडी और सीईओ है उनका नाम संजीव चड्ढा जी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए आरटी-पीसीआर आधारित किट विकसित की है। तो आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट ने इस काम को करने का एक अपना किया है। ठीक है, इसमें पता है आपको कि जिस तरीके से सार्स कोवी 2 यानी कि ओमिक्रॉन जिसका साइंटिफिक नेम B.1.1.529.1 है, इस वेरिएंट का पता लगाने के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट किट बना लिया है। अच्छा, ये जो वेरिएंट है वो आपको पता होगा कि अफ्रीका से इसका आया है ये ओमिक्रॉन, और आपको पता होना चाहिए कि दुनिया भर में तेजी से फैलने लगा है। भारत में भी इसके कई सारे केसेस ऑलरेडी आ चुके हैं। जिस तरीके से भारत में जो म्यूटेशन हुआ था कोरोना में, उसमें था डेल्टा। ठीक है, डेल्टा जिसका नाम दिया गया था, जिस तरीके से इसका ओमिक्रॉन नाम दिया गया वैसे उसका डेल्टा नाम दिया गया था, और उसने भारत में सेकेंड वेव लेकर के आई थी जिसमें कई सारे लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में ये ओमिक्रॉन नाम का वेरिएंट भी काफी ज्यादा लोगों को डरा रहा है और ये काफी तेजी से दुनिया भर में अपने पैर पसार रहा है। तो ओमिक्रॉन कितना खतरनाक है ये भी आपको जानना जरूरी है। देखिए इस वेरिएंट से दोबारा इन्फेक्शन होने का सबसे ज्यादा खतरा है। मतलब ये हुआ कि जो लोग ऑलरेडी कोविड 19 के शिकार हो गए थे और वो ठीक हो गए थे, ऐसे लोगों को इस वायरस से ज्यादा खतरा है। यानी कि अगर आपको अभी तक कोरोना नहीं हुआ था तो आप ज्यादा सेफ हैं। इसे बताया जा रहा है कि कम से कम 32 बार इसके अंदर म्यूटेशन हुआ है, इसके बाद ये वायरस सामने आया है। तो इतने सारे म्यूटेशन होने की वजह से ही इसको बताया जा रहा है कि अगर आपको वैक्सीन लगी हुई है, इसके बावजूद भी आपको इससे थोड़ा बच के और संभल के रहने की जरूरत है, क्योंकि ये आपको लिए भी खतरा हो सकता है। ठीक है, चलिए आज के चलते हैं आखिरी प्रश्न जो कि आज का 5वां प्रश्न है, और इसमें पूछा गया है कि हाल ही में भारत द्वारा लॉन्च की गई सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो सिस्टम किस संस्थान ने विकसित किया है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप ओमिक्रॉन के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो मैंने यहाँ आई बटन में इसका लिंक दे रखा है जिसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि ओमिक्रॉन किस तरीके का वायरस है, किस तरह के लक्षण होंगे इसके होने की वजह से, क्या प्रिकॉशंस मेजर होनी चाहिए, वो सारे डिटेल मैंने यहाँ पे आई बटन में दे रखा है, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं हम डीआरडीओ की, जो कि अपने इंडिया की एक डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। काफी डेवलपिंग काम करती है अपने भारतीय सेना के लिए और काफी नए नए आविष्कार करती है। तो यहाँ पर इस बार डीआरडीओ ने स्मार्ट नाम का एक मिसाइल टॉर्पीडो लॉन्च किया है जिसका नाम है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो। अब आपको पता होगा कि टॉर्पीडो जो है वो नेवी के लिए यूज की जाने वाली एक मिसाइल होती है जो डिफेंसिव होती है और साथ में दुश्मन के जो सबमरीन होती है उसको यहाँ पर मार सकती है। तो देखिए यहाँ पर ये अगली पीढ़ी की मिसाइल है जो कि टॉर्पीडो डिलीवरी सिस्टम ओडिशा के व्हीलर द्वीप से लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि जब ये व्हीलर द्वीप का नाम आया है तो व्हीलर द्वीप का नाम अभी हाल ही में कुछ सालों में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि व्हीलर द्वीप का नाम चेंज करके क्या रखा गया है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए तो बात करते हैं इसके कार्य प्रणाली की। देखिए जैसे ये आप देख रहे हो ना स्मार्ट, यही है टॉर्पीडो। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, ये डिफेंसिव मिसाइल है जो अंदर जा रही सबमरीन को डिफेंस प्रोवाइड कराती है। इस की खासियत ये है कि ये एरोप्लेन के द्वारा भी इसे छोड़ा जा सकता है और पानी में निशाना
लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसकी खासियत है, इसीलिए इसको लेकर के आया गया है। चलिए बात करते हैं अब हम डीआरडीओ की। देखिए डीआरडीओ जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम करती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसके लगभग 30,000 एम्प्लॉय हैं, जिसमें से 5,000 साइंटिस्ट हैं। एनुअल बजट की बात करें तो 11,375 करोड़ इसका एनुअल बजट है। एयरक्राफ्ट इन्होंने ऑलरेडी बना रखी है, अवतार नाम से, डीआरडीओ लक्ष्य नाम से और डीआरडीओ निशांत नाम से इंडियन ओरिजिनेटेड यहाँ पर एयरक्राफ्ट इनके द्वारा बनाए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं कुछ तथ्य जो ओडिशा के बारे में है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्नों को पूछ दिया जाता है, चाहे वो भारत राज्य, जैसे कि किसी राज्य की राजधानी क्या है, उसका सबसे बड़ा शहर क्या है, जिलों की संख्या कितनी है, क्षेत्रफल क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से कितने नंबर पे आता है। इस तरह के डिटेल आंसर आप मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। आप जरूर इस तरीके से, मैं जो भी स्टेट्स आते हैं हमारे क्वेश्चंस में, उन स्टेट के बारे में मैं ब्रीफ नॉलेज थोड़ा सा यहाँ पे दे देता हूँ, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। आप जरूर उसे नोट डाउन कर लें। देखिए इस उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर आपको पता है। राज्य का दर्जा इसे 1 अप्रैल 1936 में मिला था। सबसे बड़ा शहर भुवनेश्वर ही है। जिलों की संख्या 30 है। यहाँ का जो क्षेत्रफल है 155,707 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 9वें स्थान पर आता है। सबसे पहले नंबर पे आपको पता है कौन आता है, राजस्थान। ठीक है, तो आप याद रखिए। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो ये 11वें स्थान पर आता है और इसकी जनसंख्या 155,707 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 9वें नंबर 11वें नंबर पे आता है। पहले नंबर पर बात करें तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि में सबसे पहले नंबर पे आता है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 270 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आता है। आपको बता दें कि भारत में जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो है बिहार, जिसका जनसंख्या घनत्व 1,132 व्यक्ति प्रति 1,132, मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, ये ऐसा रहेगा, 1,132 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पर आते हैं बिहार में, जिसकी जनसंख्या से सबसे ज्यादा है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसकी जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात की बात करें तो 979 महिलाओं है 1,000 पुरुषों के बाद। यहाँ पर साक्षरता दर जो कि 75.45% है और देश में 19वां स्थान रखता है। तो इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराए हैं। आपने अभी तक वीडियो देखा तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये आप वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो जरूर, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जन जन तक नॉलेज पहुंचती रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।